नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज का यह वीडियो क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारी अर्थव्यवस्था पर है, आप देख सकते हैं। जिसमें आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 3 का, जिसका नाम है गरीबी। ठीक है, गरीबी से तो आप सभी परिचित होंगे ही। आज के इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय को एकदम अच्छे से, इसके जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी को अच्छे से समझेंगे और इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बस अंत तक बने रहें। तो आज के इस अध्याय में हम समझेंगे कि यह जो गरीबी है यह क्या है। देखिए, पिछले अध्याय में हम जान चुके हैं कि मानव जो है वह उत्पादन का एक सक्रिय संसाधन है। ठीक है, उत्पादन क्या है आप अच्छे से समझ चुके हैं पिछले अध्याय में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पिछले अध्याय का वीडियो देख ले, आपको आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मानव जो है वह उत्पादन का एक सक्रिय संसाधन है और इस अध्याय में हम मानव संसाधन के स्वरूप पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, कोई आदमी देखिए होता है एसी ऑफिस में बैठा रहता है भर दिन और लाखों रुपया का महीना कमाता है, और कोई आदमी ऐसा होता है जो भर दिन पसीना गिराकर ठेला चलाता है और गरीब का गरीब ही रह जाता है। ठीक, आप किसी आदमी से पूछेंगे कि आप गरीब है या धनी हैं तो वो आपको गरीब ही बताएगा, भले वो कितना भी पैसा क्यों ना कमा रहा हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि हम कैसे माने कि कौन गरीब है कौन धनिक है। ठीक है, तो गरीबी का जो परिभाषा है वो बड़ा अच्छा से आपकी किताब में यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, भारत में गरीबी से अभिप्राय उस स्थिति का होना है जिसमें एक व्यक्ति को अपने लिए जीवन की न्यूनतम आवश्यक साधन खरीदने के लिए पर्याप्त आय का अर्जन नहीं कर पाता हो। मतलब न्यूनतम आवश्यकता जो है, ये देखिए यहाँ पे जो है, जो न्यूनतम आवश्यक साधन है यह खरीदने के लिए उस आदमी के पास अगर पैसा नहीं है तो हम समझेंगे कि वह आदमी जो है वह क्या है, गरीब है। ठीक है, अब यह न्यूनतम आवश्यक साधन क्या है, तो न्यूनतम आवश्यक साधन है भोजन, कपड़ा, वस्त्र, आवास और स्वास्थ्य। ठीक है, अगर किसी आदमी के पास भोजन भर दिन में 3-4 टाइम का भोजन खाने के लिए पैसा नहीं है, भोजन करने के लिए पैसा नहीं है, उसके पास अच्छा कपड़ा पहनने के लिए पैसा नहीं है, उसके पास घर नहीं है। ठीक है, और अगर बीमार पड़ जाता है तो इलाज कराने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो हम समझेंगे कि वह आदमी क्या है, गरीब है। ठीक है, तो यह गरीबी क्या है, अच्छा से इसका परिभाषा इसमें दे दिया हुआ है। तो देखिए, आप यहाँ से गरीबी का जो परिभाषा है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पेज पे। देखिए, इस आपके किताब में आपका जो डाटा है वह काफ़ी पुराना डाटा है, 20 साल पहले का डाटा है। ठीक है, जो आपके लिए कहीं से भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसी में देखिए कुछ आगे कुछ लाइन भी इसमें लिखा हुआ है कि हम अपने चारों ओर गरीबी को देखते हैं। वास्तव में हमारे देश में काफ़ी गरीबी है। ठीक है, देश का हर चौथा व्यक्ति गरीब है। ठीक है, ये बहुत पहले का डाटा है, ऐसा नहीं है हर देश का हर चौथा व्यक्ति गरीब नहीं है। गरीबी बहुत अब धीरे धीरे हमारे देश में अब कम हुआ है। ठीक है, अर्थ यह है कि भारत में मोटे तौर पर 26 करोड़ लोग गरीबी में जीते हैं। साथ ही भारत जो है पूरे विश्व में सबसे अधिक गरीबों का संकेंद्रण है। ठीक है, हालांकि यह जब किताब लिखा गया था 20 साल पहले, तब के डाटा के हिसाब से यह सही बात था। ठीक है, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। भारत जो है वह अब धीरे धीरे भारत की स्थिति काफ़ी सुधर गया है। अब इस चीज़ को समझाने के लिए आपको हम हाल ही में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो आया है 2023 का, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो मुख्य बात यह है कि पूरे विश्व में 18% लोग जो है वो गरीब है, और अगर हम भारत की बात करें तो 18.7% लोग ही मात्र गरीब है हमारे भारत देश में। ठीक है, यह बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार पूरे विश्व में 18% लोग गरीब है। ठीक है, और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी लगभग उतना ही, थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 18.7% लोग गरीब है। ठीक है, यानी पूरे विश्व का जो आंकड़ा है वही लगभग सेम टू सेम हमारे भारत देश का भी आंकड़ा है। हम चलते हैं अगले पेज पे। देखिए, महात्मा गांधी जो थे हमारे देश के, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वो एक बड़ा अच्छा बात कहे थे। ठीक है, देखिए, आजकल जो एग्ज़ाम होता है, जो भी जनरल कंपटीशन एग्जाम होता है, अब तो एनसीईआरटी से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में क्या किया जाता है, सीधे लाइन को ही डाल दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह किसने कहा था। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने गरीबी पर कहा था कि भारत जो है, भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ के सबसे गरीब व्यक्तियों की हालत में सुधार होगा। ठीक है, यह लाइन किसका कथन है, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। ठीक है, तो यह चीज़ आप याद रखेंगे। अब देखिए अगले पेज में, देखिए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है इस पुस्तक में हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, ज़्यादा के लिए आपको इस किताब को खुद से पढ़ना पड़ेगा। अब हम अगला जो टॉपिक है हमारा वह है गरीबी का दुष्चक्र। ठीक है, यानी विस्कस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, गरीबी का दुष्चक्र को समझने के लिए पीछे एक कहानी है। ठीक है, हालांकि 2 कहानी है, लेकिन हम एक ही कहानी आपको चर्चा करेंगे, राम पुकार की कहानी। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि यह गरीबी का जो दुष्चक्र है यह क्या है।
अब यह राम पुकार की क्या कहानी है तो आप इसको अच्छे से समझिए। देखिए, यह जो राम पुकार नाम का जो आदमी है, यह गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक मजदूरी करता है, ठीक है, और श्रमिक के रूप में काम करता है, मजदूरी करता है, ठीक है, और लगभग 1500 रुपया का महीना कमा लेता है, ठीक है। इसके परिवार में 6 सदस्य है, इसमें उसकी पत्नी है और 6 से 12 वर्ष तक इसका 4 गो बच्चा भी है, ठीक है। और इसके अलावा उसके जो बूढ़े माता पिता होते हैं गांव में, उसके लिए भी इनको पैसा भेजना पड़ता है। सोचिए, इसका आमदनी कितना है, मात्र 1500 रुपया, और परिवार में उसकी पत्नी और 4 बच्चे भी है और बूढ़े माता पिता के लिए पैसा ही भेजना पड़ता है इसको, ठीक है। राम पुकार जो है यह शहर में रहता है तो किराया पर एक मकान रखे हुआ है, ठीक है, तो मकान का भी भाड़ा देना पड़ता होगा इसको, ठीक। उसकी पत्नी राधा देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानियाँ काम करती है, बर्तन वर्तन धोती होगी, तो 800 रुपया उसकी पत्नी भी कमा लेती है, ठीक है। किसी भी प्रकार दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेता है, मतलब खाना किसी तरह चल जाता है, ठीक है, जो कि उसके लिए पर्याप्त नहीं होता है, ठीक है। बड़ा बेटा जो है वह देखता है कि परिवार का आमदनी बहुत कम है, तो एक चाय की दुकान पर सहायक का काम करता है और 300 रुपया बड़ा बेटा भी कमा लेता है, ठीक है। उसकी 10 वर्ष की एक बेटी है इस राम पुकार की, जो जितना भी छोटा बच्चा है उसका देखभाल करती है, और कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। प्रत्येक जो है उसके लिए फटे पुराने कपड़े ही पहनने पड़ते हैं। जब पूरे अच्छी तरह फट जाता है तभी उसको नया कपड़ा खरीदाता है, क्योंकि पैसा ही नहीं है, ठीक। जूता पहनना विलासिता है, मतलब जूता पहनते ही नहीं है उसके घर में कोई, ठीक, क्योंकि पैसा ही नहीं है, जाहिर सी बात है, ठीक। छोटे बच्चे जो है वह अल्प पोषित रहते हैं, खाना उसको सही से मिलता नहीं है, बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती है, ठीक। तो यह है राम पुकार की कहानी। आशा है आपको राम पुकार की कहानी समझ में आया होगा। अब हम इस राम पुकार की कहानी से समझते हैं यह जो गरीबी का दुष्चक्र है यह क्या है, ठीक है, यानी विस्कस सर्किल ऑफ जो पॉवर्टी है यह क्या है। अब थोड़ा आप अच्छे से समझिए, यह जो गरीबी का दुष्चक्र है यह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नर्स के द्वारा दिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, तो नर्स के द्वारा, ठीक, आप इसको याद रखेंगे। अब देखिए, गरीबी का जो दुष्चक्र है यह कई प्रकार के होते हैं, उनमें से 2 मुख्य इस प्रकार है, ठीक है। सबसे पहले तो गरीबी का दुष्चक्र है क्या, आप इसको यहाँ से अपने किताब से आप नोट डाउन कर सकते हैं कि इससे अभिप्राय ऐसी स्वचालित शक्ति है जिसमें कुछ ऐसे तत्व सम्मिलित होते हैं जो चक्रीय रूप में संबंधित होते हैं तथा जिसका परिणाम लगातार गरीबी तथा अल्प विकास होता है। मतलब गरीब जो है वो हमेशा गरीब ही रह जाते हैं, उनका बेटा पोता जो होता है वो गरीबी में ही उसका जीवन यापन चलते रह जाता है, ठीक है। इसको 2 तरह के चक्र से समझाया गया है। यह जो चक्र है यह आदमी के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए है, और यह जो चक्र है यह किसी देश के लिए है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आप इसको अच्छे से समझिए। अब जैसे आप राम पुकार की कहानी देखे हैं तो राम पुकार का जो परिवार है वह अल्प विकसित परिवार है उसका, ठीक है। बहुत कम उसका आमदनी है, बहुत मजदूरी में उसका जो भी उसके परिवार में लोग हैं वो मजदूरी ही करते हैं, ठीक है। अब जब अल्प विकास हुआ है उसका, तो उसका उत्पादकता जो है वह निम्न होगा, ठीक है। मतलब वह कोई छोटा काम करेगा, मजदूरी करेगा, जैसे मिल में वह मजदूरी कर रहा था, ठीक है, ठेला चलाएगा, रिक्शा चलाएगा, ठीक। जब निम्न उत्पादकता उसका होगा तो उसका जाहिर सी बात है आय भी कम होगा, ठीक है, महीना भी कम कमाएगा, जाहिर सी बात है ठेला चलाएगा, रिक्शा चलाएगा, श्रमिक के रूप में, लेबर के रूप में काम करेगा तो उसका आमदनी तो कम ही होगा ना। और जब आमदनी कम होगा तो उसको बचत कम होगा, मतलब खाने पीने, कपड़ा पहनने और अपना बीमारी का इलाज करवाने में ही उसका खर्चा हो जाएगा, तो बचत कम होगा, ठीक है। और जब बचत कम होगा तो वह निवेश कम करेगा, यानी कहने का मतलब है अगर वह ठेला चला रहा है तो वह सोचेगा ना कि हम आगे ई रिक्शा खरीद ले, उससे आगे एक टेम्पो खरीद ले, उससे आगे हम एक अच्छा कोई गाड़ी खरीद ले, ठीक है। लेकिन चूंकि उसको बचत कम हो रहा है इसलिए वह अब आगे के लिए उसके पास निवेश करने के लिए पैसा भी कम होगा। देखिए, शिक्षा भी एक तरह का निवेश है। देखिए, राम पुकार के कहानी में कोई बच्चा उसका पढ़ नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है उसका निवेश भी नहीं हो रहा है। पढ़ेगा तब ना आगे 10 साल 20 साल बाद कोई नौकरी करेगा तो अच्छा काम करेगा, अच्छा आमदनी पैसा कमाएगा, ठीक है। तो चूंकि कम बचत हो रहा है तो निवेश भी उसका कम हो रहा है, ठीक है। और जब निवेश कम होगा तो जाहिर सी बात है उसको पूंजी की कमी हो जाएगी, ठीक है। मतलब अच्छा नौकरी नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है उसको पूंजी क्या बोलते हैं पूंजी जो है उसको कम ही मिलेगा। और जब पूंजी कम रहेगा तो फिर से वापस से उसको वही काम करना पड़ेगा जो वो कर रहा था, ठेला चला रहा था तो ठेला ही चलाना पड़ेगा उसको, ठीक है। मजदूरी कर रहा था तो मजदूरी ही करना पड़ेगा। और जब फिर वही काम करेगा तो उसका अल्प विकास होगा, और फिर वही बात, यही चीज़ जो है ये इसके जीवन में घूमते रहेगा। मतलब यह जो आदमी है राम पुकार के जैसा आदमी, वह अपने जीवन में
कभी भी उसका जो परिवार है विकास नहीं करेगा। इसी गरीबी के दुष्चक्र में उसका जो जीवन है वह घूमते रहेगा, चाहे वो राम पुकार का हो या फिर उसका बाल बच्चे का हो। ठीक है, तो इसी को कहते हैं गरीबी का दुष्चक्र। और इसको दिया किसने था? तो नर्क्स ने दिया था। ठीक है, और यह चूंकि आदमी के लिए है और यह देश के लिए है। ठीक है अल्प विकसित जो देश होगा उसका जो उत्पादकता होगा वह कम होगा। ठीक है, कहने का मतलब उस देश में जितने भी आदमी होंगे वह छोटा मोटा काम करेंगे। ठीक है, कोई ठेला चलाएगा, कोई छोटा मोटा रोजगार करेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कोई ठेला चलाएगा, कोई छोटा मोटा रोजगार करेगा उस देश में, तो जाहिर सी बात है उस देश का आमदनी जो है वह कम होगा। ठीक है, और जब आमदनी कम होगा तो मांग कम होगा। ठीक है, कहने का मतलब है आप ज़्यादा पैसा कमाइएगा तब ना आप सोचिएगा कि हम बड़ा बड़ा होटल में खाने जाए, हमारे पास बड़ा घर हो, बड़ा कार हो, टीवी हो, शहर में शॉपिंग करने जाए। पैसा कमाइएगा तब ना। जब पैसे नहीं कमाइएगा तो ये सब सोचिएगा आप नहीं सोचिएगा। ठीक है, तो आपका मांग भी कम हो जाएगा। ठीक है, मांग कम होगा आपका, आप निवेश कम कीजिएगा, आगे आपके पास काम करने के लिए पैसा कम होगा, आप शिक्षा अच्छे से नहीं प्राप्त कर पाइएगा। ठीक, शिक्षा की कमी होगी तो फिर पूंजी की कमी होगी। ठीक है, फिर उस देश का विकास जो है वह कम होगा और यही जो दुष्चक्र है यह घूमता रहेगा। ठीक है, तो एक देश के लिए भी यह जो गरीबी का दुष्चक्र है वो इसी तरह चक्रीय रूप में घूमता रहता है और एक आदमी के लिए भी यह जो गरीबी का दुष्चक्र है यह चक्रीय रूप में घूमता रहता है। यही है गरीबी का दुष्चक्र और इसको दिया किसने था? तो नर्क्स ने। आशा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो गरीबी का दुष्चक्र आप समझ चुके हैं। हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है सूचकांक द्वारा गरीबी की माप। देखिए, आप इसको अच्छे से समझते चलेंगे। ठीक है, देखिए सूचकांक द्वारा गरीबी हम कैसे समझेंगे कि कोई आदमी गरीब है? उसका कुछ ना कुछ सूचकांक होगा ना। ठीक है, तो देखिए हम गरीबी को निरक्षरता स्तर से समझते हैं कि मतलब अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो समझते हैं कि वह गरीब है। कुपोषण उसके घर में है, मतलब अच्छा से खाना पीना नहीं हो रहा है तो वह गरीब है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से हम समझते हैं गरीब है। रोजगार के अवसर में कमी है, रोजगार नहीं है उसके पास तो समझते हैं गरीब है। सुरक्षित पीने का पानी नहीं है, स्वच्छता तक पहुँच की कमी है तो हम समझते हैं कि वह गरीब है। यानी बहुत सारा सामाजिक सूचक है जो हम समझते हैं कि जिससे हम समझ सकते हैं कि वह गरीब है या धनी है। लेकिन सामाजिक अपवर्जन, ठीक है, और असुरक्षा पर आधारित गरीबी का विश्लेषण वर्तमान समय में बहुत सामान्य होता जा रहा है। ठीक है, अब यह सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा क्या है, इस दोनों को आप अच्छे से समझिए। शायद आप किताब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। पहला है सामाजिक अपवर्जन और दूसरा है असुरक्षा। इस दोनों को आप अच्छे से समझिए। देखिए, इसको हम सामाजिक अपवर्जन को समझते हैं पहले, उसके बाद हम सूचकांक द्वारा गरीबी की माप को हम देखेंगे। बहुत सारा सूचकांक है। ठीक है, पहले आप सामाजिक अपवर्जन को समझिए क्या है। देखिए, गरीबों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे गरीबों के साथ रहना पड़ता है। देखिए, गरीब जो है वह हमेशा गरीब के साथ ही रहता है, इसलिए उसके दिमाग का जो विकास नहीं होता है। ठीक है, अगर अच्छे धनी लोगों के साथ रहेगा तो हो सकता है वह आने वाले कुछ वर्षों में धनी हो जाए। ठीक है, इसको हम धीरू भाई अंबानी के एक उदाहरण समझते हैं। आप जो है वो धीरू भाई अंबानी को अच्छे से जानते होइएगा। ठीक है, अभी आपके भारत देश के जो सबसे धनी आदमी है मुकेश अंबानी, उसके पिताजी थे। ठीक है, उन्हीं के द्वारा रिलायंस कंपनी का जो साम्राज्य है वह खड़ा किया गया था। आपको पता होगा, आप जानते होइएगा उनके बारे में, धीरू भाई अंबानी के बारे में, कि वह एक पेट्रोल पंप पर मजदूरी का काम करते थे और मजदूरी करते करते हुए एक ऐसा समय आया जो पूरे भारत के सबसे धनी आदमी बन गए अपने मेहनत के बलबूते। ठीक है, लेकिन ऐसा समय था जब वो एक पेट्रोल पंप पर क्या करते थे? मजदूरी करते थे। ठीक है, तो देखिए एक कहानी छोटा सा ये है कि पेट्रोल पंप था, उसी के बगल में बहुत बड़ा फैक्ट्री था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी आते थे, कार से लोग आते थे, एसी रूम में बैठे काम करते थे। ठीक है, और बहुत मजदूर भी लोग आते थे। ठीक है, और पेट्रोल पंप पर ये मजदूरी करते थे कौन? धीरू भाई अंबानी। ठीक है, इनके सामने में रोड के इस पार में 2 दुकान था, 2 चाय का दुकान था। ठीक है, यहाँ भी चाय का दुकान था और यहाँ भी चाय का दुकान था। यहाँ जो चाय मिलता था वह काफ़ी महंगा चाय मिलता था। इसमें जितने भी धनी लोग थे, कारवार से आते थे इस फैक्ट्री में, या फिर पेट्रोल पंप के मैनेजर लोग थे, ये लोग इस धनी वाले चाय के दुकान में आते थे, मतलब ज़्यादा पैसा इसमें लगता था। और जितने भी मजदूर लोग थे वो गरीब जो चाय का दुकान, जहाँ पे कम पैसे में चाय मिलता था, यहाँ पे आते थे चाय पीने लंच के टाइम में। ठीक है, लेकिन जो धीरू भाई अंबानी थे ये मजदूर होकर भी, ठीक है, यहाँ पे कम पैसा में चाय मिलता था लेकिन यहाँ पे ये नहीं आते थे। ठीक है, ये ज़्यादा पैसा चुकाकर धीरू भाई अंबानी जो थे वो धनी लोगों का जो लोग जहाँ पे बैठते थे चाय पीने, यहाँ पे आते थे और उन लोगों का बात सुनते थे और उन्हीं के बीच जो लंच का टाइम होता था, आधा घंटा 1 घंटा, ये धनी लोगों के साथ अपना व्यतीत करते थे। इन्हीं लोगों में से बहुत सारे लोगों को अपना दोस्त बना लिए थे।
मतलब यहाँ से इनके विचारों को सीखते थे, इनके काम करने का शैली को जानते थे, ठीक है, इनके सोच को परखते थे, ठीक है, और फिर वापस अपने काम में वे लग जाते थे। और करते 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 एक समय ऐसा आया, धीरू भाई अंबानी जो जो थे वो हमारे भारत देश के सबसे धनी आदमी बने, और हमारा रिलायंस कंपनी जो है भारत देश का सबसे बड़ा जो है वो कंपनी बनकर उभरा, ठीक है। लेकिन वो शुरुआत में धीरू भाई अंबानी एक छोटे से श्रमिक के रूप में पेट्रोल पंप पे काम करते थे। तो आपको जो है यह बात समझ में आ गया होगा, यह सामाजिक अपवर्जन क्या है। मतलब गरीब जो लोग हैं वो हमेशा गरीब लोग के साथ ही रहते हैं, इसलिए उनके दिमाग का जो विकास है अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर वे अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो हो सकता है उनके दिमाग का जो विकास है वो होगा, वे नए नए चीज़ों को जानेंगे, नए नए चीज़ करेंगे, ठीक है, और उनको पैसा का आमदनी होगा। लेकिन ऐसा उनके साथ नहीं होता है सामाजिक अपवर्जन के कारण, ठीक है। दूसरा है असुरक्षा। इस असुरक्षा को आप समझिए, ठीक है। गरीब जो है वह हमेशा असुरक्षित होता है। और देखिए यहाँ पे दिया है कि असुरक्षा का जो निर्धारण है वह परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास परिसंपत्ति है, ध्यान से समझेंगे आप इसको, ठीक है, अगर आपके पास संपत्ति है, अगर आपके पास शिक्षा है, आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, आपके पास रोजगार का अवसर है, ठीक है, तो आप जो है आप सुरक्षित है। अगर यह चारों आपके पास नहीं है तो आप असुरक्षित है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर कल के डेट में भूकंप आ जाता है, ठीक है, आपका घर मकान सब ढह जाता है, ठीक है, और आपके पास संपत्ति है, ज़मीन है, आप पढ़े लिखे हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपके पास रोजगार का अवसर है, तो आप कहीं दूसरी जगह कमा लेंगे, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, या आतंकवादी घटना हो जाए, या फिर कोई स्त्री जो है वो विधवा हो जाए, या फिर कोई आदमी एक्सीडेंट में शारीरिक रूप से विकलांग हो जाए, ठीक है, अगर कोई अचानक से कोई आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, ठीक है, अगर आपके पास संपत्ति है, आप पढ़े लिखे हैं, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, या फिर आपके पास रोजगार का अवसर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जिसके पास यह चारों नहीं है, जो लोग गरीबी में जीते हैं, उनके पास संपत्ति का कमी होता है, शिक्षा नहीं होता है, स्वास्थ्य नहीं होता है, रोजगार के अवसर नहीं होता है, ये असुरक्षित होते हैं। अगर भूकंप सुनामी यह आ जाए तो समझ लीजिए इनका काम खत्म ही है, ठीक है। मतलब ये जो है असुरक्षित हैं, ये जो गरीब लोग हैं, ठीक है। तो सामाजिक अपवर्जन क्या है, आशा आपको समझ में आ गया होगा। और यह जो असुरक्षा है, ठीक है, यह क्या है समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब यह है असुरक्षा में कि यह चारों चीज़ अगर आपके पास है तो आप सुरक्षित है, ठीक है। अगर नहीं है आपके पास तो आप असुरक्षित है, गरीब हैं, ठीक है। अब हम अच्छे से समझते हैं सूचकांक द्वारा गरीबी के माप को थोड़ा और अच्छे से। अभी आपने देखा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में कि यह कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। यह क्या बताया कि पूरे विश्व में 18% लोग गरीब है, और अगर हम भारत देश की बात करें तो 18.7% लोग गरीब है। यानी यह जो आंकड़ा है, जो पूरे विश्व का आंकड़ा है, वही लगभग आंकड़ा हमारे भारत देश का भी है। क्लियर है। इसी में एक और सूचकांक आता है जिसका नाम है वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ठीक है, जिसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। यह जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, यह कौन जारी करता है, तो यह आयरलैंड और जर्मनी का एक संस्था है। आयरलैंड का एक संस्था है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मनी का एक संस्था है वेल्ट हंगर हिल्फे। इसी दोनों के द्वारा यह जारी किया जाता है, क्या, वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ठीक है। कहने का मतलब यह जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक जो है वह कितने लोग भूखमरी जैसे हालात में है। तो भारत जो है यह 2022 में 107वें स्थान पर था, और 2023 में यानी वर्तमान इस साल में, पिछले साल में 111वां स्थान था वैश्विक भूखमरी सूचकांक में। कितने देशों में, 125 देशों में, ठीक है। तो अगर वैश्विक भूखमरी सूचकांक की बात करें तो इसमें हमारा भारत देश है वह जो है काफ़ी पीछे है, ठीक है। यानी 111वां स्थान है 2023 में। तो ये तो अच्छा संकेत नहीं है हमारे देश के लिए। अब देखिए इसी में एक और चीज़ हम देखें तो विश्व बैंक जो है वह कहता है कि $1.9 से कम प्रतिदिन पर जीवन यापन करने वाला व्यक्ति जो है वह क्या है, गरीब है, ठीक है। 1.9 का मतलब हुआ लगभग 155 रुपया के से अगर कम रुपया खर्चा कर रहा है भर दिन में, तो समझा जाता है कि वह आदमी जो है वह क्या है, गरीब है। और PIB जो हमारे भारत देश का सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, इसके अनुसार 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो भारत देश में प्रति व्यक्ति जो है वह 98,374 रुपया प्रति वर्ष कमाता है। और अगर हम बिहार की बात करें तो 59,637 रुपया प्रति वर्ष एक बिहार का जो व्यक्ति है वो उसका सालाना आमदनी है। क्लियर है। तो चलिए सूचकांक द्वारा गरीबी की माप को हम अच्छे से समझ चुके हैं। कुछ एक दो को सूचकांक भी हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम चलते हैं आगे, समझते हैं यह जो गरीबी रेखा है यह क्या है।
तो अब हम गरीबी रेखा को समझेंगे, उससे पहले आपको हम बता दें कि इसके आंकड़ा को अगर आप पढ़ेंगे तो यह काफ़ी पुराना आंकड़ा है, इसको पढ़ने से कोई फायदा आपको नहीं होगा। ठीक है, देखिए गरीबी रेखा को हम समझते हैं। देखिए यह गरीबी रेखा जो है एक रेखा है, मतलब इससे कम आमदनी अगर कोई कमाता है तो समझ जाते हैं कि वह क्या है, गरीब है। और यह रेखा पर एक बिंदु होता है, उस बिंदु से अगर कोई ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो हम समझते हैं कि वह गरीब नहीं है, यानी गरीबी रेखा से वह बाहर है। ठीक है, अब यह जो गरीबी रेखा का आंकड़ा है वह हर हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, कभी कहा जाता है कि इतना रुपये से कम कमाने वाला गरीब है, कभी कहा जाता है उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया है कि इतना रुपये से कम कमाने वाला आदमी जो है वह क्या है, गरीब है। यानी हर समय यह जो आंकड़ा है यह बदलते रहता है। ठीक, लेकिन अगर हम गरीबी रेखा की बात करें तो सबसे पहले, ठीक है, हमारे देश में सबसे पहले अगर गरीबी रेखा के बारे में कोई आंकड़ा दिया था तो वह थे कौन, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, यह हमेशा जीके में आता है। सबसे पहले गरीबी रेखा के बारे में गरीबी रेखा का जो निर्धारण है यह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इनका एक पुस्तक था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, हमेशा जीके में आता है। ठीक है, और देखिए गरीबी पर, यानी गरीबी रेखा पर कौन, भारत देश में गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे किया जाए, कैसे माना जाए कौन आदमी गरीब है, इस पर बहुत सारा समिति का गठन किया जा चुका है। ठीक है, आप इन समिति को भी आप याद कर ले, हमेशा एग्जाम में जीके में आता है कि कौन सा समिति जो है वह गरीबी से संबंधित है, गरीबों के गरीबी के रेखा के निर्धारण के लिए संबंधित है। ठीक है, जो गरीबों से संबंधित है। तो देखिए सबसे पहले नीलकांत दांडेकर और VM रथ समिति का गठन किया गया था गरीबी रेखा को मापने के लिए 1971 में। इसके बाद YK अघल समिति का गठन किया गया था 1979 में गरीबी रेखा को मापने के लिए। फिर लकड़ावाला समिति का गठन किया गया 1989 में। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति, यह गरीबी से ही संबंधित है 2004 में। सी रंगराजन समिति 2012 में इसका गठन किया गया था, यह भी गरीबी से ही संबंधित है। ठीक है, और ये हर बार यह आंकड़ा यह मापते हैं कि हम किसको माने गरीब और किसको माने धनी। ठीक है, अभी वर्तमान का आंकड़ा का अगर बात करें तो यही सी रंगराजन का जो फार्मूला है जो 2012 में इनका गठन हुआ था। ठीक है, इन्हीं के फार्मूले के आधार पर हम लोग मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई आदमी 9 से 72 रुपया प्रति महीना प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग कर रहा है, मानी एक महीना में 9 से 72 रुपया अगर खा ले रहा है इससे ज़्यादा, तो हम समझते हैं कि वह आदमी गरीब नहीं है। ठीक है, और अगर 9 से 72 रुपया से कम खर्चा कर रहा है एक आदमी एक महीना में, तो हम समझते हैं कि वह गरीब है। और यही अगर शहरी क्षेत्र का बात करें, ठीक है, तो 1407 रुपया अगर प्रति महीना में एक आदमी खर्चा कर रहा है इससे ज़्यादा, तो हम समझते हैं कि वह धनिक है। और अगर इससे कम प्रति महीना में खर्चा कर रहा है एक आदमी, तो हम समझते हैं कि वह गरीब है। यह फार्मूला किसने दिया, सी रंगराजन समिति ने। ठीक है, इससे पहले जो भी यह समिति है यह सब गरीबी से ही संबंधित है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। तो गरीबी रेखा के बारे में एक और महत्वपूर्ण जीके आपकी किताब में यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि गरीबी रेखा का आकलन कौन करता है। ठीक है, हर वर्ष हमारे देश में गरीबी रेखा का जो आकलन है यह देखिए समय यहाँ पे दिया है कि समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर प्रतिवर्ष सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हमारे देश में गरीबी रेखा का जो मापन है वह किसके द्वारा किया जाता है, NSSO। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, याद रखेंगे। ठीक है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए इसमें आगे है आपका जो टॉपिक है वह है गरीबी के अनुमान। हम कैसे अनुमान लगा कि हमारे देश में कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग धनी हैं। ठीक है, तो यह तो आंकड़ा काफ़ी पुराना है। हम चलते हैं, एक नया मैगजीन है हमारे पास। ठीक है, मार्च महीना का देखिए प्रतियोगिता दर्पण है, इसमें देखिए एक लेख छपा है। इस लेख के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं गरीबी को। तो जिस तरह से आपने देखा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है, वैसे ही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-2006 शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया गया है। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, हमारे देश में नीति आयोग जो है वो जनवरी 2024 में एक चर्चा पत्र जारी किया है जिसका नाम क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-2006, यानी 2005 और 6 के बाद हमारे देश में जो गरीबी है का क्या हाल है उसके बारे में यह शीर्षक उसके बारे में यह चर्चा पत्र एक जारी किया गया है। ठीक है, यह इसका क्या हेडिंग है तो देखिए, विगत 9 वर्षों में देश में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर, नीति आयोग का चर्चा पत्र। ठीक है, यानी यह कहने का प्रयास कह रहा है कि 2013-14 में देश में 29% लोग बहुआयामी निर्धनता यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अधीन थे। ठीक है, यानी गरीबी में कितने लोग थे 2013-14 में, 29.17%।
ठीक है। लेकिन जो घट कर 2022-23 में यानी पिछले वर्ष में मात्र 11% रह गए, यानी हमारे भारत देश में गरीबी जो है वह मात्र कितना रह गया है, 11.28% रह गया है। किसके अनुसार? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-06 के अनुसार, जो किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। इसको अच्छे से देखिए, कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार विगत 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग जो है वह बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, और इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे बिहार राज्य के जो लोग हैं वो गरीबी से बाहर निकले हैं विगत 9 वर्षों में। क्लियर है? तो अब चलते हैं आगे। देखिए गरीबी के जो अनुमान है, यह जो आंकड़ा है यह काफ़ी पुराना है। देखिए 2006-07 वित्त मंत्रालय द्वारा जो जारी किया गया था वही आंकड़ा है, तो इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अब देखिए, अब अगला जो आपका टॉपिक है वह है असुरक्षित समूह। ठीक है, असुरक्षित समूह में सबसे इम्पोर्टेंट है गरीबी के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित कौन है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी जो SC-ST के लोग हैं वो गरीबी के प्रति जो है वो ज़्यादा असुरक्षित है। ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसे का कमी है, खेत खलिहान की कमी है, शिक्षा का अभाव है। ठीक है, इसलिए वे गरीबी में वे ज़्यादा असुरक्षित है। ठीक है, वे ज़्यादा, उनका जो समाज है वो ज़्यादा गरीब है आज के डेट में। हालांकि इसका यह जो डाटा है काफ़ी पुराना है, तो हम तो आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, इसको आप पढ़िए। ठीक है, यह हमको मिला भी नहीं है। अब हम चलते हैं आगे, जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसको हम समझते हैं। अब देखिए, अब हम अपने बिहार में गरीबी पर चर्चा करते हैं। ठीक है, बिहार में गरीबी अन्य राज्यों की तुलना में, ठीक है, बिहार का जो गरीबी है इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके लिए हम प्रयोग करने वाले हैं, देखिए बिहार करंट अफेयर जो है दृष्टि का। ठीक है, इसका डाटा हम उपयोग करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के नाम से एक टॉपिक में एक डाटा दिया हुआ है। ठीक है, इस डाटा का हम लोग यूज करते हैं। ठीक, देखिए कह रहा है कि देश के सभी राज्यों के बीच बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि जो है दर जो है वह आंध्र प्रदेश के 11.43 और राजस्थान के 11.04 के बाद सबसे ऊंचा था। यानी हमारा बिहार जो है पूरे भारत देश में राज्यों के अगर तुलना करें तो तीसरा राज्य था, यानी वृद्धि का जो गति है, ठीक है, उसमें तीसरा स्थान पर था। यानी 10.98% हमारे बिहार का वृद्धि दर रहा है। ठीक है, और देखिए बिहार के बारे में थोड़ा सा जीके भी आप जान लीजिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ थी। ठीक है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% जो लोग हैं, देश की कुल जनसंख्या का 8.6% लोग कहाँ रहते हैं? हमारे बिहार में रहते हैं। ठीक, बिहार जो है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद देश का सबसे बड़ा राज्य है, यानी तीसरा स्थान पर हमारा बिहार आता है। किसके मामले में? जनसंख्या के मामले में। क्लियर है? यहाँ जनसंख्या घनत्व जो है वह 420 प्रति वर्ग किलोमीटर के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यानी जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो पूरे भारत देश का 420 है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 420 लोग रहते हैं पूरे भारत देश में। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, यानी 1106 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। ठीक है, बिहार का जो दशकीय वृद्धि दर था 2001 से 11 के दौरान 25.1% था, जबकि संपूर्ण भारत का जो दशकीय वृद्धि दर था वो 17.6% था। ठीक है, तो यह जो है यह बिहार का डाटा है। देखिए यहीं पे राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार मार्च 2022 की अगर हम बात करें तो मार्च 2022 में हमारे बिहार की अनुमानित जनसंख्या थी 12.49 करोड़। ठीक है, यह जो 10.41 करोड़ था यह कब? 2011 के अनुसार। लेकिन 2022 में बिहार की जनसंख्या 12.49 करोड़ थी। क्लियर है? अब देखिए थोड़ा सा और चीज़ इसमें जान लीजिए। अभी हम आपको बताए हैं कि यहाँ पे कि PIB के अनुसार, यानी हमारे भारत देश का एक सरकारी न्यूज़ चैनल है PIB, इसके अनुसार 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय कितना था? भारत का एक आदमी जो है प्रति व्यक्ति 98,374 रुपया प्रति वर्ष कमा रहा था, जबकि अगर बिहार की बात की जाए तो 59,637 रुपया प्रति वर्ष बिहार का प्रति व्यक्ति कमा रहा है। क्लियर है? यानी बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 59,637 रुपया, और भारत का 98,374 रुपया। यह कब का डाटा है? 2022-23 का डाटा है। क्लियर है? इसका जो डाटा है देखिए थोड़ा सा पुराना है, यानी 2020-21 का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, 21-22 का यहाँ पे देखिए डाटा दिया हुआ है। प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 54,383 था, जो वित्तीय वर्ष 2021 में 47,983 रुपया था। ठीक है, और अगर वर्तमान की बात की जाए तो कितना है? 59,637 रुपया। क्लियर है? प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए बिहार का जो आय है उसमें अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों का कितना योगदान है इसके बारे में भी आप देख लीजिए। तो आपको पता ही होगा कि अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से 3 गो क्षेत्र है। ठीक है, प्राथमिक
क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, यहाँ प्राथमिक क्षेत्र है, यहाँ द्वितीयक क्षेत्र है और यहाँ तृतीयक क्षेत्र है। ठीक है, और 2021-22 के अनुसार का डाटा अगर हम देखें तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था 21.2%, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान था 18.1% और तृतीयक क्षेत्र का योगदान था कितना 60.7%। ठीक है, यानी खेती बाड़ी से सब्जी उत्पादन करके 21% लोग कमाया है, 18% लोग क्या कहते हैं इंडस्ट्री से कमाया है, फैक्ट्री से कमाया है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र से, और तृतीय क्षेत्र से यानी सेवा क्षेत्र से 60% आय जो है वह बिहार का हुआ है। तो यह भी डाटा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे, देखिए कह रहा है अगर हम बिहार के संपन्न जिलों की बात करें, ठीक है, यानी कौन सबसे धनी जिला है, कौन सबसे गरीब जिला है, तो पटना सबसे धनी जिला है। ठीक है, इसके बाद स्थान आता है बेगूसराय का और इसके बाद स्थान आता है मुंगेर का। सबसे धनी जिला पटना, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद मुंगेर। ठीक है, और अगर 3 सबसे गरीब जिले की बात करें तो सीतामढ़ी है, ठीक है, उसके बाद अररिया है और उसके बाद शिवहर है। सबसे गरीब जिला शिवहर है, इसके बाद दूसरे नंबर पे अररिया और तीसरे नंबर पे सीतामढ़ी, अगर गरीबी की बात करें तो। ठीक है, और धनी की बात करें तो सबसे संपन्न पटना, फिर बेगूसराय और फिर 3 नंबर पे मुंगेर। क्लियर है? तो देखिए बिहार में गरीबी के बारे में भी आपने अच्छे से जान लिया। यह जो डाटा है काफ़ी पुराना है, आपको इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है, अब हमारा सबसे बड़ा समस्या है गरीबी का कारण क्या है। ठीक है, हमारे जो बिहार है या फिर हमारे देश में गरीबी है क्यों। ठीक है, तो गरीबी का जो कारण है वो मुख्य रूप से यही है, इसको डिटेल में आपकी किताब में दिया भी है, आप इसको खुद से पढ़ भी सकते हैं। सबसे पहला कारण है जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गया है हमारे, इसलिए हमारा गरीबी बढ़ गया है। ठीक है, कृषि में पिछड़ापन। ठीक है, कृषि जो है हम लोग पुराने तकनीक से ही करते हैं, नया तकनीक का इस्तेमाल कृषि खेती में नहीं करते हैं। पूंजी का अभाव है, हमारे देश में पैसे का कमी है। प्राकृतिक साधनों के समुचित उपयोग का अभाव है, प्राकृतिक जो साधन है उसका अच्छे से हम लोग उपयोग नहीं कर पाते। हमारे देश में इतना नदी है, इतना अच्छा मानसून है, वर्षा होता है, लेकिन उसका हम लोग अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते हैं। औद्योगिकरण का अभाव है, हमारे देश में फैक्ट्री ये सब का बहुत कमी है। आय तथा धन की विषमता। ठीक है, जो धनी है वो बहुत धनी है, गरीब है वो काफ़ी गरीब है। ठीक है, तो यह विषमता भी है। बेरोजगारी एवं अदृश्य बेरोजगारी हमारे देश में है। ठीक है, विदेशी शासन जो हमारे देश में अंग्रेज़ों ने 200 साल तक शासन किया, बहुत ज़्यादा लूट लिया हमारे देश को। ठीक है, इस वजह से हम भी हमारा जो देश है वो कमज़ोर पड़ गया है बहुत। प्रतिकूल सामाजिक वातावरण, यातायात के साधनों की कमी भी हमारे देश में है। ठीक है, तो यह सब जो कारण है यह हमारे देश में गरीबी के कारण है मुख्य रूप से। ठीक है, इसको डिटेल में दिया हुआ है, आप इसको किताब में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला मुख्य टॉपिक है गरीबी उन्मूलन के उपाय। हम क्या करें कि गरीबी खत्म हो जाए, गरीबी को हम कैसे ख़त्म करें। ठीक है, तो बस जो आप पढ़े हैं इसी को हम ठीक कर लेंगे, हमारा गरीबी ख़त्म हो जाएगा। यही यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करेंगे, गरीबी खत्म हो जाएगा। जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा हमको, कृषि उत्पादन में नया तकनीक का इस्तेमाल करना होगा, वृद्धि करना होगा, देश में औद्योगिकरण लाना होगा, नए फैक्ट्री लगाने होंगे, पूंजी का व्यवस्था करना पड़ेगा। ठीक है, यातायात का जो साधन है उसको सुदृढ़ करना पड़ेगा, आय तथा धन का जो वितरण है उसको समान करना पड़ेगा, रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने होंगे हमको। ठीक है, लघु एवं कुटीर उद्योगों को का जो विकास है उस पर बढ़ावा देना होगा और निवेश में वृद्धि करना होगा। ठीक है, तो इन सब साधनों से क्या हो जाएगा, हमारे देश में जो गरीबी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है? अब इस चीज़ को डिटेल में थोड़ा सा दिया हुआ है, आप इसको आगे पढ़ सकते हैं। अब है कि गरीबी को ख़त्म करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी प्रयास क्या क्या है, इसके बारे में इस किताब में दिया हुआ है, जो कि काफ़ी पुराना डाटा है, मेरे समझ से आपके लिए कोई खास इंपॉर्टेंट या नहीं होगा। तो देखिए भारत से गरीबी को मिटाने के लिए अभी आपने जो टॉपिक पढ़ा है इसी में बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं, देखिए हमारे देश में सबसे कमज़ोर एवं वंचितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार के निरंतर समर्पण और दृढ़ प्रतिबद्धता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें देखिए मुख्य रूप से पोषण अभियान एवं एनीमिया मुक्त भारत जैसी उल्लेखनीय पहल है, इसका योगदान है। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम जो संचालित होता है हमारे देश में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, आपको भी देखिएगा राशन मिलता हुआ घर में। ठीक है, तो वह क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। ठीक है, इससे ही बहुत गरीबी जो है वह बहुत ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, इसके अलावा देखिए उज्ज्वला योजना, आपके घर में देखिएगा गैस जो जलता है। ठीक है, तो उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को गैस दिया गया। ठीक है, ताकि वो चूल्हा ना जलाना पड़े, गैस पर वो खाना बना सके।
इसके बाद देखिए सौभाग्य के तहत उनको बिजली प्रदान किया गया। आज के डेट में देखिएगा घर घर में बिजली पहुंचा दिया गया है, ठीक है। बिजली का साधन जो है वो हर जगह है। स्वच्छ भारत मिशन है, जल जीवन हरियाली जो मिशन है, इसके द्वारा भी गरीबी को कम करने का काम किया जा रहा है। फिर देखिए पीएम आवास योजना है, गरीबों को घर दिया जा रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना है, यानी गरीबों को खाता खुलवाया जा रहा है ताकि वो जो कमाए वो कुछ पैसा अपने खाते में सेव करे। तो इस तरह से गरीबी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारा उपाय किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे सरकारी और गैर सरकारी प्रयास के बारे में, यानी गरीबी को ख़त्म करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट में कुछ सारांश में देखिए एक नया चीज़ है जो आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। यह तीसरी दुनिया क्या है, ठीक है। तो तीसरी दुनिया को हम समझते हैं। देखिए यह क्या है, तो दुनिया के गरीब देशों के समूह को तीसरी दुनिया कहा जाता है। भारत सहित तीसरी दुनिया के देशों में व्यापक गरीबी विद्यमान है, ठीक है। तो तीसरी दुनिया बस कुछ नहीं है, जो भी गरीब देश है उन गरीब देशों का जो समूह है उसको क्या कहते हैं, तीसरी दुनिया, ठीक है। बाकी इसमें क्या है आप किताब में, अगर आपके पास किताब है तो इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अभ्यास प्रश्न है, तो हम अगले वीडियो में आते हैं अभ्यास प्रश्नों को लेकर, ठीक है। तब तक आप इनके अभ्यास प्रश्नों को खुद से हल करने का प्रयास करें, ठीक है। यह अध्याय आपको कैसा लगा, गरीबी के बारे में जो मैंने आपको बताया, यह कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को शेयर कर दे और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा ले, ताकि हर नया चैप्टर जो है वो आपके पास पहुंचता रहे। आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे, पढ़ते रहें और खुश रहें।